नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। जम्मू कश्मीर में सभी 21 लाख परिवारों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत। कहा, जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की स्थानीय निकाय चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों की भागीदारी की सराहना। कहा, पारदर्शी और शांतिपूर्ण डीडीसी चुनाव से जम्मू कश्मीर में नए अध्याय की शुरुआत। गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपना साकार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों को दी गतिरोध की जगह विचार विमर्श और चर्चा के जरिए फैसला लेने की सलाह। तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान में संबोधन। लोगों से चरित्र, योग्यता, क्षमता और आचरण के आधार पर जनप्रतिनिधि चुनने की अपील। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों का सरकार से फिर बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव। 29 दिसंबर को बैठक बुलाने की जताई इच्छा। सरकार ने की थी फिर बातचीत की पेशकश। और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में सुधार से सक्रिय मामलों में आई कमी। स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 95.78%। पिछले 13 दिन से लगातार 30,000 से कम दैनिक मामले दर्ज। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम जय सेहत योजना जम्मू कश्मीर के हर लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय निकाय चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन और लोगों की सराहना भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर में नया अध्याय लिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुरुआत की। भारत पीएम जय सेहत का शुभारंभ। उन्होंने कहा कि पीएम जय सेहत योजना में जम्मू कश्मीर के हर लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के सभी 21 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बीते 2 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुश्किल से समय में बहुत राहत मिली है। यहां के करीब 1 लाख गरीब मरीजों का अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया गया है। आयुष्मान भारत सेहत स्कीम आपकी एक साथी बनकर मौजूद रहेगी। साथियों, इस स्कीम का एक और लाभ होगा जिसका जिक्र बार बार किया जाना जरूरी है। आपका इलाज सिर्फ जम्मू कश्मीर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस योजना के तहत जो हजारों अस्पताल जुड़े हैं वहां सुविधा आपको मिल पाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं के लिए अवसर की बात हो, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों के कल्याण का लक्ष्य हो, या फिर लोगों के संवैधानिक
और बुनियादी हमारी सरकार राज्य की भलाई के लिए हर फैसले ले रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्थानीय निकाय चुनावों को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों और प्रशासन की सराहना की। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी अनेक बधाइयां देता हूं। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं उन्हें खुद भी इसका पालन करना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर देखिए, यूटी बनने के इतने कम समय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करके काम आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी ओर विडंबना देखिए, पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और जो मुझे यहां रोज लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं ना, उनकी पार्टी वहां राज कर रही है। आप हैरान होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिया था, लेकिन वहां जो सरकार है जिसका लोकतंत्र पे जरती पर भरोसा नहीं, इस मामले को लगातार टाल रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने केंद्र शासित क्षेत्र के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। योजना के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। जो कार्ड बना उसकी वजह से मेरा इलाज हुआ, नहीं तो इस दुनिया में नहीं होता अभी तक। नरेंद्र भाई मोदी ने स्कीम चलाई और वो कार्ड मिला मुझे, तो मैं इलाज करवाया, नहीं तो मेरी फैमिली और अब कहाँ होते इस दुनिया में। फिर मुझे गोल्डन कार्ड बनाना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे ऑपरेशन हो गया हार्ट का। मुझे 3 स्टेंट नए डालनी पड़ी और जो भी खर्चा मुझे आया वो मुफ्त हो गया, पैसा नहीं दिया मैंने। आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना केंद्र शासित प्रदेश के उन सभी निवासियों को उपलब्ध होगी जो आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आते हैं। पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार देखना चाहते हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचे और राज्य के लोगों को शांति और सुरक्षा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 साल के शासन ने जम्मू कश्मीर में सबसे शांतिपूर्ण माहौल मुहैया कराया है। क्रिसमस का त्योहार संपन्न हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जब भी प्रधानमंत्री जी हमारी मीटिंग करते हैं, वो 3 बातों पर जम्मू कश्मीर के लिए विशेष आग्रह रखते हैं। एक तो विकास की गति द्रुत गति होनी चाहिए, बहुत स्पीडी होनी चाहिए, और विकास छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके जीवन स्तर को उठाने में प्रयास करना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाना चाहिए। जमहूरियत, डेमोक्रेसी ग्रासरूट लेवल तक पहुंचती है तभी लोकतंत्र सफल होता है। और तीसरा, सुरक्षा और शांति के माध्यम से ही विकास प्राप्त किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति भी एक बनी रहनी चाहिए। ये तीनों क्षेत्र में 5 अगस्त के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। केंद्र शासित क्षेत्र से प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत चल रहे प्रोजेक्ट भी काम अब बहुत तेजी से हो रहा है। गांव-गांव में आपके निर्देश और मार्गदर्शन में आज इंटरव्यू तैयार किए जा रहे हैं। बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड का जो कार्यक्रम था, मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि जम्मू कश्मीर बैंक ने 15,000 युवाओं को आर्थिक सहायता देकर के उन्हें इंटरप्रेन्योर बनाने में मदद की है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह के इनोवेटिव प्रयोग किए हैं, मुझे गर्व होता है
यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सराहनीय काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। हर महीने आयोजित होने वाले रेडियो कार्यक्रम की ये 72वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चयनित विचार और सुझाव को अक्सर मन की बात के कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने को कहा था। प्रधानमंत्री हर महीने आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे रेडियो के माध्यम से देशवासियों से मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री का लोगों के साथ ये संवाद काफी लोकप्रिय है। इस रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण राज्यसभा टीवी पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन करेंगे। चालक रहित रेलगाड़ी पूरी तरह स्वचालित होगी। मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बोटानिकल गार्डन के बीच यह चालक रहित रेलगाड़ी चलने के बाद अगले साल तक पिंक लाइन पर भी इसी तरह की मेट्रो चलाए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपए डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल करके एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे। 2022 तक ये सुविधा समूची दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर उपलब्ध होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम में गुवाहाटी के अमीन गांव में कार्यक्रम में नई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें गुवाहाटी में दूसरे मेडिकल कॉलेज की स्थापना, असोम दर्शन योजना के अंतर्गत नामघरों को वित्तीय मदद प्रदान की और बाता द्रव के विकास और सौंदर्यीकरण योजना की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में अमित शाह ने 9 विधि महाविद्यालयों के कामकाज की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास और शांति उनकी सरकार के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूर्वोत्तर देश का विकास इंजन के रूप में उभरा है। अमित शाह 2 दिन के असम और मणिपुर दौरे पर हैं। ये बनाकर नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री मोदी जी ने पूर्वोत्तर का विकास, नॉर्थ ईस्ट के विकास को केंद्र बिंदु में रखकर 6 साल तक सरकार चलाई है और मुझे भरोसा है आगे पर भी इसी प्रकार से हमारी सरकार पूर्वोत्तर की सेवा करती रही। चाहे अरुणाचल हो, चाहे अपना असम हो, विकास के रास्ते पर सारे राज्यों को प्रशस्त करना, रेल मार्गों से जोड़ना, रोड मार्गों से जोड़ना, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, युवाओं को नए अवसर देना। एक जमाने में सारे राज्यों के अंदर सेपरेटिस्ट अपना एजेंडा चलाते थे, युवाओं के हाथ में बंदूक पकड़ाते थे। आज सारे हथियारी ग्रुप धीरे 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 मुख्य प्रवाह के अंदर शामिल हो गए हैं और आज युवा अपने नए स्टार्टअप के साथ, विश्व भर के युवा के साथ स्पर्धा कर अपने अष्टलक्ष्मी को भारत की अष्टलक्ष्मी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर बैठे किसानों ने सरकार से फिर बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव किया है। किसान नेताओं की आज बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि किसान नेताओं ने सरकार के साथ बातचीत फिर शुरू करने को लेकर वो तैयार है। किसान संगठन और सरकार से बातचीत के लिए 29 दिसंबर को प्रस्तावित की गई थी। सरकार भी किसानों से कई बार अपील कर चुकी है कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़ें और बातचीत शुरू करें। इसी तरह 29वें फिर हमने चिट्ठी लिख दिया है सरकार से मिलने के लिए। 30 तारीख को हमारे किसान ट्रैक्टर लेके मार्च करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दीव केंद्र शासित प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राष्ट्रपति ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की और दीव के शहरों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर संघ राज्य की सराहना की। दीव शहर भारत का ऐसा पहला नगर बन गया है जो दिन के समय अपनी ऊर्जा की 100% जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी कर रहा है। राष्ट्रपति ने दीव जिले में आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का अभियान के बढ़ते प्रचार पर भी प्रसन्नता जाहिर की।
प्रसन्नता है कि दीव जिले में भी आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के अंतर्गत प्रशासन द्वारा पर्यावरण के अनुकूल फूड स्टॉल तैयार किए गए। आज इन स्टॉलों का लोकार्पण हो रहा है। स्थानीय उत्पादों की बिक्री से एक ओर तो यहाँ के निवासियों को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों को यहाँ के विशिष्ट भोजन का स्वाद भी मिल सकेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बुद्धिजीवी और असाधारण व्यक्ति थे। राजनीति में उनका कोई दुश्मन नहीं था, केवल दोस्त थे जो बहुत ही दुर्लभ हैं। उपराष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का विकास पुरुष बताया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शासनकाल में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। नौकरियों के सृजन, आईटी उद्योग में उछाल, शहरी आधुनिकीकरण जैसी उनकी पहल ने दुनिया में भारत की छवि को बेहतर बनाया। Despite heading a coalition government, Atalji as a Prime Minister kept on focus on untangling the hurdles that were coming in the way of socio-economic transformation. He gave a big push to increase the domestic and foreign investment, modernization of public and industrial infrastructure, creation of jobs, rising high-tech. This high-tech, I think, was inaugurated by Atal Bihari Vajpayee. And IT industry, and urban modernization, and expansion. These initiatives improved the international image of our country. India was recognized and respected during his tenure. उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक जीवन में गिरते मूल्यों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि साफ सुथरी राजनीति के लिए राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सदस्य हर समय नैतिक आचरण बनाए रखें। उपराष्ट्रपति ने दल बदल विरोधी कानूनों को अधिक कठोर और प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने सांसदों से गतिरोध की जगह विचार विमर्श और चर्चा के जरिए निर्णय लेने की सलाह दी। So I suggest to the media also, please to see to it that constructive attitudes, not the destructive or obstructive attitudes, are given prominence or encouraged. When I see in Parliament even today, there are some MPs, I can tell you, my countrymen, there are some people who prepare well, make wonderful contribution to the debates of the House, but they are going unnoticed, not reported properly. And what is reported is unruly behavior, abusive language used by some people, undemocratic methods. By giving prominence to such people, instead of condemning them, you are destroying the health of the nation. So we must follow 3D principle. Avoid the 4th D. Discuss, debate, and decide. Avoid the 4th D, disrupt. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजनीतिक दलों से लोक लुभावन वादों की जगह दीर्घकालिक विकास पर फोकस करने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से चरित्र, योग्यता, क्षमता और आचरण के आधार पर जनप्रतिनिधि चुनने की अपील की। I would like to appeal to the people to elect their representatives on the basis of 4 C's, which I often say: character, caliber, capacity, and conduct. That should be the beginning. But unfortunately, the other 4 C's are creeping into our system. Character, caliber, capacity, and conduct. The other 4 C's are caste, community, cash, and criminality. These 4 C's are trying to dominate. That's not a healthy thing for our system. We should not become hostage to such forces.
बिहार में कैबिनेट की बैठक में आज कई फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में 103 नए नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 32 नगर पंचायत का नगर परिषद में अपग्रेडेशन करने को मंजूरी मिली है। 12 नगर निकायों के विस्तारीकरण और 5 नगर परिषद को नगर निगम के रूप में अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई। राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत और 2 नगर निगम निकाय चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। पासोघाट नगर निगम परिषद के चुनाव में कुल 8 में से 6 वार्डों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। ईटानगर नगर निगम परिषद में कुल 20 में से 15 वार्डों के लिए हुए मतदान में जनता दल यूनाइटेड ने 4 वार्ड में जीत दर्ज की। राज्य में 22 दिसंबर को ग्रामीण और स्थानीय निकाय चुनाव में 73% मतदान हुआ था। और अब बात कोविड अपडेट की। भारत कोरोना महामारी से लड़ने के मुकाबले में बाकी देशों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। आज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 2,81,000 के करीब पहुंच चुकी है। देश में कुल संक्रमित मामलों की तुलना में मौजूदा संक्रमित मामले घटकर 2.77% रह गए हैं, जो कि स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या से 34 गुना से भी कम है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार धीमी होती जा रही है। रोजाना स्वस्थ होने की बढ़ती दर और नए संक्रमित मामलों के गिरते ग्राफ से मरीजों की संख्या 2,81,000 के करीब आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रिकवरी दर 95.78% तक पहुंच गई है और स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 97,40,000 से अधिक हो गई है। देश भर में 22,272 नए केस सामने आए हैं, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1,01,69,000 से ज्यादा हो गई है। बीते एक दिन में 22,274 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामले घटकर 2,81,000 हो गए हैं। देश में कुल सक्रिय मामले 2.77% रह गए हैं। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो बाकी दुनिया की तुलना में काफ़ी कम है। पिछले 24 घंटे में देश में 256 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,47,343 हो गई है। ICMR के मुताबिक देश में शुक्रवार को 8,53,000 से ज़्यादा नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक कुल 16,71,59,000 से ज़्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तरीय 51वां सीमा समन्वय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। सम्मेलन मंगलवार को गुवाहाटी में शुरू हुआ था। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने कहा कि सीमा स्तरीय समन्वय सम्मेलन ने सीमा पार अपराधों पर संयुक्त रूप से अंकुश लगाने के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं। दोनों प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने सीमाओं पर शांति सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। We have signed a joint record of discussion with our partner BGB after discussions on various agenda items. We had discussed mainly about the smuggling activities, how to contain them. Second issue was the killings on the border. सरदार उधम सिंह की जयंती पर आज देश ने उन्हें याद किया। आज़ादी की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारी उधम सिंह ने 1919 में जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। 1940 में उधम सिंह ने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। महान सेनानी को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा कि उनकी शहादत को कृतज्ञ राष्ट्र सदैव आदरपूर्वक याद रखेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह को याद किया और श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि अंग्रेजी हुकूमत की निर्ममता और अन्याय के प्रतीक जलियांवाला बाग नरसंहार का लंदन में जाकर प्रतिशोध लेने वाले देश के अमर योद्धा सरदार उधम सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। उधम सिंह जी का अदम्य साहस, राष्ट्र प्रेम और शौर्य गाथा हर देशवासी को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी।
26 दिसंबर 2004 को आज ही के दिन इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में लगभग 9 की तीव्रता से भूकंप के कई झटके लगने से हिंद महासागर में उठी सुनामी से दुनिया भर में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें से अकेले भारत में 16,279 लोग मारे गए या लापता हो गए थे। सुनामी में मारे गए लोगों को आज याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।